नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, गुजरात की चुनावी बिसात बीत चुकी है। चुनाव आयोग ने गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। गुजरात चुनाव पर देश की नजर है। गुजरात चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। टक्कर जोरदार होगी। गुजरात में सियासी घमासान जबरदस्त होगा। बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है। 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी अगले 5 सालों के लिए बीजेपी फिर से दमखम में जुट गई है। आम आदमी पार्टी भी खूब जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। कांग्रेस कुछ नया करने की तैयारी में जुटी है। साल 2017 की तरह सबको हैरान करने में जुटी है। गुजरात के सीएम की रेस में फेस कौन है सबसे आगे, किन मुद्दों पर विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुटा है, मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शाम 5 बजे के करीब जानलेवा हमला हुआ। देखते देखते इमरान खान पर गोलियों की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। पाकिस्तान के वजीराबाद में इमरान खान के कंटेनर पर हमले नवर ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इमरान खान बाल बाल बच गए। गोली उनके पैर में लगी है और हमले में इमरान खान के एक समर्थक की मौत की खबर है। 13 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। इमरान खान आज़ादी मार्च पर पाकिस्तान में पहले से सियासी घमासान तेज हो गया। इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान के हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। इमरान खान ने जिस पर हमला किया, इमरान खान पर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है। अपनी बयानबाजी में बता रहा है कि वो इमरान खान के बयानों से नाराज था, जिसकी वजह से गोली चलाई। लेकिन इमरान खान की तरफ से बयान ये आ रहा है कि उस पर हमला पीएम शहबाज शरीफ और उनके कुछ लोगों ने कराया है। ये ताज़ा अपडेट है। इसका जो भी अपडेट होगा मैं आपको पाकिस्तान लिए चलूंगा, वहां से वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे और जमीनी हकीकत क्या है, क्यों यह हमला हुआ, इस हमले के पीछे की साजिश क्या थी, उसमें कौन कौन शामिल है, ये मैं आपको लाइव बातचीत के दौरान बताऊंगा। पाकिस्तान के सियासी हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा खराब है। इन सबके बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चीन दौरा सुर्खियों में है। चर्चा यही है कि चीन अपने प्रोजेक्ट्स के नाम पर पाकिस्तान को फंसाने की तैयारी में जुट गया है। जैसे चीन ने श्रीलंका को बर्बाद किया, उसी तर्ज पर चीन पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसाने में जुटा है। और यह पूरी खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुजरात चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। गुजरात में चुनावी रण सज गया है। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही देश का सियासी तापमान एकदम से बढ़ गया है। देश में हर तरफ बस एक ही चर्चा है। देश में बस गुजरात चुनाव की चर्चा है। गुजरात चुनाव में किसका जादू चलेगा? बीजेपी का कमल खिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा, या फिर गुजरात में बदलाव होगा, जनता कांग्रेस का थाम कर आगे बढ़ेगी, या फिर गुजरात में चमत्कार होगा? दिल्ली पंजाब की तरह गुजरात की जनता भी आपको सिर जीत का सेहरा बांधकर सबको हैरान करेगी। गुजरात में झाड़ू चलेगा, हो कुछ भी सकता है। जनता के दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। आम आदमी पार्टी ने गुजरात का चुनावी रण त्रिकोणीय बना दिया है। अभी तक गुजरात की सत्ता के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान होता जा रहा है। अब गुजरात की सत्ता पर आम आदमी पार्टी ने भी अपना दावा ठोक दिया है। एक मजबूत फैक्टर की तरह असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुजरात चुनाव में इस बार मोरवी भी बड़ा मुद्दा बन गया है। देखना होगा कि बीजेपी के गुजरात मॉडल पर मोरवी पुल हादसे ने जो डेंट लगाया, उस पर विपक्ष कितना सक्रिय हो पाता है। मोरवी हादसे को लेकर गुजरात की जनता के मन में क्या है, इसका पता चुनाव के साथ ही चलेगा। गुजरात के
गुजरात की जनता इसे एक्ट ऑफ गॉड मानती है या एक्ट ऑफ फ्रॉड मानती है, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं, गुजरात का चुनाव हमेशा से ही खास रहा है। इस बार के नतीजे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि गुजरात चुनाव को लेकर इस बार राजनीतिक दलों में काफी ज्यादा खुशी है। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दोनों इसे सियासी तौर पर देख रही हैं। गुजरात चुनाव का अच्छा स्कोर 2024 के फाइनल मैच में पोजीशन मजबूत करेगा। यही वजह है गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान ने मौसम बदल दिया है। जाड़े की शुरुआती ठंड को बेअसर कर दिया है। एकदम से देश का सियासी माहौल गर्मा गया है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। गुजरात चुनाव बेहद खास चुनाव है। गुजरात मॉडल का चुनाव मोदी ब्रांड की चमक का चुनाव है और विरासत को विकास वाले मोदी मॉडल का चुनाव है। गुजरात की जनता का मूड 2024 के चुनावी महाभारत का महासेट तय करेगा, माहौल भी सेट करेगा कि महाचुनाव में किस तरीके से राज्यों ने सपोर्ट किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने गुजरात में तारीखों का जैसे ही ऐलान किया, उसके बाद से गुजरात विधानसभा चुनाव की 2 चरणों में मतदान होगा। ये चुनाव आयोग से साफ हो गया है। पहले चरण में वोटिंग 1 दिसंबर को होगी और दूसरे चरण में वोटिंग 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। चुनाव आयोग ने सभी 182 सीटों के लिए शेड्यूल सामने रखा है। इसके चरण में पहले चरण में राज्य की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण की 89 सीटों के लिए नोटिफिकेशन 5 नवंबर को जारी होगा और उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर होगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर तक होगी। पहले चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर की तरह इसी तरह होगी। दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी होगा। उम्मीदवारों के पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर होगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर तक होगी और दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख 21 नवंबर को है। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात चुनाव के फाइनल नतीजे 8 दिसंबर को देश के सामने होंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, गुजरात चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस चुनाव के दौरान मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी की घटना के पीड़ितों के प्रति दुख जताया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राजीव कुमार ने गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये सुनवाना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। इससे पहले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें, हम निर्वाचन आयोग की तरफ से मोरबी की दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों एवं उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक एवं संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21. And date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. मैं आपको चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ खास बातें बताना चाहता हूं, जिसका जिक्र चुनाव आयुक्त ने खास तौर पर किया है। आप भी सुनिए। साल 2024 के गुजरात विधानसभा चुनाव में करीब 5 करोड़ वोटर हिस्सा लेने वाले हैं। करीब 4.5 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। राज्य में कुल 51,782 मतदान केंद्र बनाया जाएगा और 182 मॉडल मतदान केंद्र होगा। वहीं दिव्यांगों के लिए 182 स्पेशल पोलिंग स्टेशन होंगे।
सिर्फ महिलाओं के लिए 1274 मतदान केंद्र होंगे। गुजरात में इस वक्त 10,460 मतदान ऐसे हैं जिनकी उम्र मतदाता 100 साल से ज्यादा है। कोरोना पीड़ितों के घर से मतदान की सुविधा की जाएगी। चुनाव आयोग के लिए हर एक वोटर महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि गिर सोमनाथ जिले के मधुपुर जुम्बूर में सिर्फ एक वोटर के लिए 15 चुनाव कर्मियों की टीम भेजी जाएगी। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो रखने के लिए मतदाताओं की पूरी विजिलेंस ऐप के जरिए व्यवस्था तेज की जाएगी और शिकायत करने पर लगातार 60 मिनट के अंदर निर्वाचन आयोग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। गुजरात चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गुजरात चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की मुस्तैद है। कहीं से किसी तरह की शिकायत ना मिले, तुरंत एक्शन हो। पूरे गुजरात पर आयोग की पैनी नजर है और गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उन लोगों की प्रतिक्रिया आपको सुनवाना चाहता हूं। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गुजरात में जाके यहां तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? कहाँ बन रहा है ये परसेप्शन? आपके स्टूडियोज में बन रहा हो तो बन रहा हो। गुजरात की असलियत आप वहाँ आइए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। गुजरात में ग्राउंड पे कहीं इस पार्टी का नाम नहीं है। आप लोग चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो डेट्स दी हैं हम उसका वेलकम करते हैं और हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि ये विधानसभा के चुनाव पुरअमन रहे, अच्छे तरीके से हो जाएं और जनता को गुजरात की उनका पूरा मौका मिले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हम उसकी उम्मीद करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन इसको कराना भी चाहिए। अब इससे बढ़कर मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। साल 2017 का चुनाव बेहद खास रहा था। सालों के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को दमदार चुनौती दी है। साल 2017 की चुनावी तारीखों की वजह से बीजेपी इस बार अलर्ट मोड पर है। मैं आपको गुजरात के पिछले चुनाव के बारे में बताना चाहता हूं। साल 2017 में भी 2 चरणों में चुनाव हुए थे। पहले चरण के लिए तब 9 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 14 दिसंबर को मतदान हुआ था। 18 दिसंबर को नतीजे घोषित हुए थे। विधानसभा के कुल 182 सीटों में से बीजेपी को 99 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी। 2 सीटों पर बीटीपी और 1 सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा 3 निर्दलीय सीटें उम्मीदवारों को मिली थी। ये आंकड़ा था जो पिछले चुनाव हुए थे। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले चुनाव के नतीजों का असर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों में देखा जा सकता है और पिछली बार की तरह इस बार भी गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार के लिए गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गुजरात की जनता को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह भी फुल एक्शन में हैं। लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रखी है। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से सांसद हैं। राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले उनकी पूरी राजनीति गुजरात में ही फोकस थी। गुजरात की राजनीति पर गृहमंत्री अमित शाह की अच्छी पकड़ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल अच्छा खासा माहौल बना रहे हैं। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले भी बुलंद हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल चुनाव प्रचार में प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। इस तरह से देखा जाए तो गुजरात चुनाव में प्रमुख चेहरों में से पहले नंबर पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं और तीसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चेहरा है। वहीं गुजरात चुनाव में चौथे नंबर पर इस बार प्रियंका गांधी हो सकती हैं। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल सकती हैं, चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली परीक्षा गुजरात और हिमाचल चुनाव में होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात चुनाव में सक्रिय दिखाई दे सकते हैं। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि गुजरात चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इन 5 चेहरों का पूरा दमदार रहने वाला है। अब आपको उन चेहरों के बारे में बताना चाहता हूं जो अपनी पार्टी की जीत के बाद गुजरात की कमान संभाल सकते हैं। आप सुनिए,
गुजरात के सीएम फेस वाली लिस्ट में पहले नंबर पर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र भाई पटेल सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। अगर भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब होती है तो भूपेंद्र भाई पटेल फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साल 2017 में भी ऐसे ही हुआ था। उस वक्त भी चुनाव में 15 महीने पहले विजय रूपाणी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए। पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद उन्हें फिर से सीएम बनाया। बीजेपी का पुराना रिकॉर्ड यही बताता है कि भूपेंद्र भाई पटेल के हाथों में दोबारा गुजरात की सत्ता की कमान आ सकेगी। दूसरे नंबर पर जगदीश भाई ठाकुर का नाम है, जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जगदीश भाई कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की रेस में सबसे आगे होंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में जगदीश भाई के अलावा कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल, जिग्नेश मेवानी का नाम आगे आ सकता है। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आ सकता है, जिसके नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को गुजरात पहुंचने वाले हैं। शुक्रवार को ही सीएम केजरीवाल आपके सीएम चेहरे का ऐलान करेंगे। पंजाब की तरह ही आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात की जनता ने पूछा गया कि वो सीएम के रूप में किस नेता को देखना चाहती है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दो नामों की चर्चा जोरों पर है। पहले नंबर पर गोपाल इटालिया का नाम है, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गोपाल इटालिया इन दिनों काफी ज्यादा विवादों में है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। दूसरे नंबर पर सुदान गढ़वी का नाम सामने आ रहा है, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और गुजरात के सबसे चर्चित टीवी पत्रकार और एंकर भी रहे हैं। उनका भी नाम तेजी से चल रहा है। गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए बेहद खास है। गुजरात चुनाव में बीजेपी का दो बड़ा ब्रांड दांव पर है, मोदी ब्रांड और उससे जुड़ा विकास। गुजरात का मॉडल यही वजह बता रहा है कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद थाम रखा है। बीजेपी अपने विकास के काम की चर्चा कर रही है, राष्ट्र सुरक्षा की बात कर रही है, एम्स, आईआईटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनवाने की बात कर रही है। बीजेपी बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट, हाईवे, पुल, पेट्रोल, मेट्रो और बड़े बड़े विकास की गिनवा रही है। अपने पक्ष में वोट करवाने का माहौल बनवा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात चुनाव में विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को आधार बनाकर बीजेपी घेरने में जुटी हुई है। पहले नंबर पर इस वक्त मोरवी हैंगिंग ब्रिज हादसे की चर्चा है। विपक्ष मोरवी लापरवाही को लालच के गंदे खेल के भ्रष्टाचार का आधार बनाकर बीजेपी पर हमलावर है। दूसरे नंबर पर किसानों का मुद्दा रहने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने के बाद भी विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरता जा रहा है। गुजरात में भी यह बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों की कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों का नहीं। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुट गया है। तीसरे नंबर पर बेरोजगारी का मुद्दा है। विपक्ष चुनाव प्रचार के दौरान लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के शासन में युवाओं को रोजगार के कम अवसर मिल रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में देरी को लेकर विपक्ष हमलावर है। और चौथे नंबर पर महंगाई का शोर है। इस वक्त नेशनल लेवल पर विपक्ष महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर रही है। इसका असर गुजरात चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें, सब्जियां, खाने पीने की सामानों की वृद्धि पर बहस तेज हो गई है। गुजरात चुनाव में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत जुटा रखी है, तो विपक्ष भी दमदार तरीके से चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहा है। मैं आपको लगातार गुजरात चुनाव का अपडेट भी दे रहा हूं। राष्ट्र की आवाज के जरिए पक्ष विपक्ष का चुनावी टकराव की हर खबर आपको दिखाता रहूंगा, क्योंकि लगातार गुजरात चुनाव पर सबसे पैनी नजर हमारी रही है और राष्ट्र की आवाज के जरिए लगातार मैं गुजरात चुनाव को दिखाता भी रहा हूं। मैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इमरान खान का हमलावर का क्या कहना है और इमरान खान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। पूरी खबर लाइव इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज।